ये साथ साथ आपने मुझे आंसर बताने हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर वन जो सा है वो ये कह रहा है कि विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द चेंजेस इन द पार्टिकल्स व्हेन अ सब्सटेंस फ्रीजेस। यानी कि जब एक सब्सटेंस फ्रीज करता है तो आपने दो चीजें देखनी हैं, एक अरेंजमेंट, सेकंड वन इज एनर्जी चेंज। ठीक है, तो आसान सा ये अरेंजमेंट बतानी है आपने। अब वो एक चीज फ्रीज हो रही है, यानी आप देखें लिक्विड टू सॉलिड वो जा रहा है, तो उसकी अरेंजमेंट बतानी है किस तरफ जाएगा। और एनर्जी चेंज, यानी लिक्विड टू सॉलिड जाते हुए वो एनर्जी पार्टिकल्स गेन करेंगे या लूज करेंगे। तो देखें, बताएं मुझे क्या होना चाहिए बी इसका। सर। बी सर। ठीक है, सही है, इसका बी ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है कि पार्टिकल्स ज्यादा ऑर्डर्ड होंगे और एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड वन है इथाइल अमाइन गैस। ठीक है, ये याद करने का जरूरत नहीं है आपको, उसने फॉर्मूला सा दे दिया है, C2H5NH2, ये इथाइल अमाइन गैस होती है। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये भी उसने दे दी। ये देने का पर्पस ये था क्योंकि आपने इनका शायद मॉलिक्यूलर मास निकालना, हाँ जी वो देखना होगा आपने। रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड इथाइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। At what position in the tube will a ring of solid white ethyl amine hydrochloride form। यानी कि वो कह रहा है कि किस जगह बनेगा। ठीक है, ये उसने बता दिया, ये इथाइल अमाइन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी यहाँ से HCl जा रही है और यहाँ से आपका C2H5NH2 जाएगा। किस पॉइंट पे जाके वो आपका रिएक्ट करके वाइट सॉलिड बनाएंगे जी। ABCD, जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं, उनका मैथ कैलकुलेट करें कहाँ पे जाके बनेगा। इसका तो आपको पता है, ये 36.5 बन जाएगा। और इसका कैलकुलेट करें जरा, देखें कहाँ पे बनना चाहिए रिंग। से इसका 45 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली ए पे बनेगा शायद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन है, तो ए पे जाके बनेगा। जैनब इफ्तिखार समझ आइए। यस सर। फिर है टू पार्टिकल्स हैव द सिंबल्स दे दिए उन्होंने। ठीक है, ये आयंस हैं। अच्छा बेटा, हमने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। यस सर। यस ठीक, सर। ठीक है। अब ये उसने बताया हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट दीज पार्टिकल्स इज करेक्ट। जी, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, they contain same number of protons, they do not contain the same number of protons, neutrons and electrons। जी, सी सर। जी दोबारा देखें। सी। ठीक कैसे है? सॉरी सर, मुझे लगा आइसोटॉक्सिन। एक आयरन है, दूसरा कोबाल्ट है। ध्यान से देखें इसको, और उन पे चार्ज भी है, ये भी देखें। टी होगा सर। नहीं, ये देखें इसमें 54 और 26 देखें क्या क्या शो कर रहा है। 54 इज द न्यूक्लियन नंबर, यानी एटॉमिक मास है उसका, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। 26 पहले का अगर हम देखें तो ये इसका प्रोटॉन नंबर है, यानी 26 इसके प्रोटॉन हैं। चार्ज आने से प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ये मैंने आपको बताया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट होगा। 26 है और 2 प्लस है, इसका मतलब है इससे अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24। अब इस कोबाल्ट की तरफ आए, 59 इसका है एटॉमिक मास, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 27 इज दी प्रोटॉन नंबर, ये इसके प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो और उसके बाद 27 और 3 प्लस है, यानी कि इसके 24 इलेक्ट्रॉन्स बने, क्योंकि 27 प्रोटॉन्स है ना,
तो +3 शो कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो 27 माइनस 3, 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके भी 20, देखें यहाँ से पता चल गया 24 और 24 दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऑप्शन ए बनेगा इसका। समझ आइए बेटा। यस यस। सर। इस तरह इसको देख रहे हैं, इन वैल्यू से आपने अलग अलग करके दोनों का निकाल लेना था, आपको फिर क्लियर हो जाना था। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं द टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आर 35 एंड 37। जी ठीक है। यूजिंग दीज आइसोटॉप्स एंड कार्बन 12 एंड हाइड्रोजन, हाउ मेनी डिफरेंट relative molecular masses are possible for a compound with molecular formula base। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझें। वो कह रहा है कि ये अगर हम ये फॉर्मूला बनाना चाहें और ये दो डिफरेंट इसके आइसोटॉप्स हों, तो कितने डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज आएंगे, यानी कि इसका जो हम मैथ कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल का कार्बन, यानी कि 12 × 2 +3 × 1 +3 अगर 35 लेंगे तो ये करेंगे, तो एक तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और 37 के साथ करेंगे तो यही काम होना है, लेकिन वहां पे क्लोरीन का 12 × 2, क्योंकि कार्बन उसे एक ही दिए, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन एक कार्बन लें और इन दोनों को अलग करें, तो कितने डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज आ सकते हैं। तो आंसर तो ए बनेगा कि 2 डिफरेंट आ सकते हैं, बिकॉज एक दफा हम 35 लेंगे, एक दफा 37 लेंगे, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज आएंगे। तो इसके लिए 3 × 1 उस तरह ही, +3 × 37 कर लेंगे। उसके लिए 35 किया था, इसके लिए 37 कर लेंगे, तो दो बनेंगे डिफरेंट। क्लियर है बेटा ये। सर अगर Cl36 होता तो फिर 3 आता। जितने ज्यादा क्लोरीन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा डिफरेंट चांसेस हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज आएंगे। सर इसका वो उनके लाइक डिफरेंस से कोई तो नहीं है ना रिलेशन? ना ना, रिलेशन का नहीं पूछ रहा, वो कह रहा था कि कितने, यानी कि अगर 35 और 37 लें तो कितने डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज आ सकते हैं। तो एक दफा 35 के साथ करेंगे तो इस फॉर्मूले का अलग मैथ आएगा, ये जो कैलकुलेट किया जितना भी आता है, लेट्स सपोज ये 200 आता है। फिर अगर हमने क्लोरीन का दूसरा आइसोटॉप उठाया, उससे रिलेटेड हमने मैथ कैलकुलेट किया, तो फॉर एग्जांपल 220 आ गया। तो ये एक मैथ, एक दफा ये आ रहा है, एक दफा ये आ रहा है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज आए विद यूजिंग दीज एलिमेंट्स। तो ये वो पूछा है कितने बन सकते हैं। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। यस सर। यस जायमा सर। आपको क्लियर है? अच्छा, आगे चलें। विच सेट ऑफ चेंजेस टू द कंडीशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस। जी, ये प्रेशर और टेम्परेचर का आसान सा है ये तो। प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके किस तरह वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, गैस के वॉल्यूम को। जी बताएं। से ए होगा। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर है एलिमेंट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस, ये सिंबल दे दिया। विच स्टेटमेंट्स अबाउट एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स आर करेक्ट। जी, it has 6 electrons, it has 8 protons, it is an isotope of carbon, it is an isotope of nitrogen। जी बताएं। इसके मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर जो है 6 है। 6 बता रहा है, इसके प्रोटॉन 6 हैं, और 6 ही क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 ही हैं। सर कार्बन के प्रोटॉन कितने होते हैं? कार्बन के 6 होते हैं ना, ये होता है 12 6, 13 6, 14 6। ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। सर डी। कौन सा? डी? इनकरेक्ट पूछ रहा है, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है, 1 मिनट सर। जी जायमा बताएं। सर सर सी सी होगा। होगा।
यही ऑप्शन है इसका, 1 और 3। फिर है जी, विच रो इज करेक्ट। जी, एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सर का बताया हुआ है। अब आप ये देख के बताएं जल्दी से, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सर है। तो बेसिक से क्वेश्चन है जी। बी सर। ठीक है, बी है। ग्रेफाइट आयरन एलिमेंट्स, सैंड एंड वाटर, ये सिलिका होता है, SiO2। ये वाटर पता है आपको, कंपाउंड है। एयर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ब्रास अलॉय, ये भी मिक्सचर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट एट द सेम प्रेशर। जी, ये तो देख के बता देना चाहिए, किसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन, ये याद रखना है, N2 लेनी है और ऑक्सीजन O2 लेनी है। एन और ओ कोई चीज नहीं है, ये एटम होते हैं। जब भी आपको कोई गैस का कहेगा तो इसका मतलब है एच, हाइड्रोजन का कहे तो आपने H2 लेना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी डाई एटॉमिक होती हैं। इन ये लेनी है, याद रखना है, वरना गलत कर देंगे आप। जी बताएं, ऑप्शन कौन सा होगा। सर नाइट्रोजन ज्यादा हल्की होती है या ऑक्सीजन? ये आपने बताना है भाई। सर बुक नहीं है। पीरियोडिक टेबल खोल लें। सर जी। सर फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। जी जायमा आप बता दें, ये तो सर डी आसान। होगा। हाँ जी, ऑक्सीजन 16 है, ये तो अब आपको याद होने चाहिए बेसिक एलिमेंट्स के मैसेज। नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन का सर सॉरी ज्यादा सॉरी, आएगा। बी होगा। क्या होगा, डी होगा ना इसका। सॉरी सॉरी, गैस डिफ्यूज, हाँ मैथ ज्यादा बी होगा तो होगा हाँ सर। बी होगा, ठीक है। मैथ्स इसका कम, मैथ्स वाले का ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बनेगा, ये देखिए बिल्कुल ठीक, सही है। मैं मैथ्स ज्यादा दे, अच्छा जी। 9th पे आते हैं। ये कह रहा था डायग्राम शोज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स क्यू एंड आर के, उसे बता दिए। द सल्फेट ऑफ क्यू इज insoluble। अच्छा, द एलिमेंट आर इज gaseous एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच रो कुड बी करेक्ट। प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू एंड relative atomic mass ऑफ आर। अच्छा, ये जरा ना क्वेश्चन थोड़ा है, इसमें ना असल में कॉन्सेप्ट बाकी भी यूज हो रहा है, तो इसको पहले समझें। ये ऐसे है कि उसने इसका कहा है कि इस क्यू का जो सल्फेट बनेगा ना, क्यू का, यानी कि ये सल्फेट होता है, ये भी हमने असल में कुछ चीज़ें करनी है अभी। ये सल्फेट, इसका जो क्यू का सल्फेट बनेगा वो कह रहा है इंसॉलेबल बनेगा। ठीक है, ये सल्फेट्स के, ये सॉल्ट्स वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें सॉलेबल और इनसॉलेबल सॉल्ट्स बनते हैं। वो टेबल होता है, वो उसको आपने देखना होता है, उसको याद करना होता है। तो उस सल्फेट से आपको फॉरन फाइंड हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ सल्फेट्स हैं जो कि इनसॉलेबल होते हैं, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। फिर ये है कि एलिमेंट आर इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा वो कह रहा है कि जो आर जो सी है वो गैस है, और उसका मैथ बताना है आपने। अच्छा ये देखें, अगर आप आर से है ना, अभी अगर आप सल्फेट वाला नहीं समझ पा रहे तो वो सल्फेट आपको क्लियर हो जाएगा जब आप एसिड बेस और सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें ये देखें कि, चलें हम ये देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो आर है, ये बताएं मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो कि सर किस। वो बताते हैं वो। सर वो क्या कहते हैं उसको? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर। हाँ जी, ग्रुप नंबर नहीं वो बताते हैं।
ग्रुप नंबर बताते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, हम्म। और जो आपके शेल्स होते हैं वो बताते हैं पीरियड नंबर। तो इसके अगर आर क्यू को हम देखें तो क्यू ग्रुप टू का है, जो हमें समझ आता है इसको देख के, ये ग्रुप टू का है। और ग्रुप टू का सल्फेट है कोई, यानी ग्रुप टू आपको मैं अगर बताऊं तो ग्रुप टू वो है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम, ये वाला जो ग्रुप है, इसका सल्फेट इंसॉल्युबल है। और दूसरा जो आर कह रहा है, इसके आउटर शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो इसका मतलब है ये कोई ग्रुप 7 वाला है। ग्रुप 7 वाले आपके हैलोजेंस होती हैं, और वो गैसेस हैं जो आपके, जिसमें फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये वाला ग्रुप है आपका हैलोजेंस वाला। अच्छा, अब अगर वो कह रहा है कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताएं, और वो कह रहा है एलिमेंट आर जो सा है ये वाला, ये गैस है, तो गैस आपका रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहा है उसका, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिहाज से अगर आप देखें तो कौन सी गैस फॉल करती है इनमें से? सर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अ, हाँ जी, ठीक है। क्लोरीन का तो नहीं है ना, आप अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको डायरेक्ट पहुंच जाना चाहिए कि ये क्लोरीन या ब्रोमीन है। 80 जो है वो ब्रोमीन का बन रहा है, और ये क्लोरीन का बन रहा है। एटॉमिक मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान से करना है, ये चीजें ध्यान से करनी। एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास, और अगर वो गैस का मास पूछेगा तो डेट विल बी मॉलिक्यूलर मास, तब आपने टोटल उठाना है, यानी कि 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ये मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक का मतलब है एक क्लोरीन का मास, तो वो 35.5 होता है। तो ये चीज है, देखिए ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अच्छा, तो यानी कि 35.5। अब ब्रोमीन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, कोई आइडिया है इसका? जी बेटा। सॉलिड होती है सर, सॉलिड। जी कोई और बताए। सर बताए। देखिए, अगर ऊपर होगी पीरियड वाल ऊपर वाले पीरियड में होगी तो सॉलिड नहीं होगी, नीचे होगी तो होगी। अगर सर लिक्विड मेरे पास होती है। पीरियोडिक टेबल नहीं है। अच्छा ठीक है। जी बाकी कोई बताए। लिक्विड होती है। जी ब्रोमीन लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है ब्रोमीन वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बाकी रही क्लोरीन। तो क्लोरीन का 35.5, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ से ये ए और डी में से आपने जो निकालना है आंसर, वो निकालना है सल्फेट की इनसॉल्युबिलिटी पे। अगर हम प्रोटॉन 12 वाला प्रोटॉन देखें, तो बताएं मुझे 12 वाले प्रोटॉन कौन सा एलिमेंट है? 12 वाला देखें पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो बताएं मुझे, 12 प्रोटॉन नंबर क्या चीज़ है? मैग्नीशियम। जी, और ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। और 56 वाला कौन सा है? बैरियम। जी, तो ये जब आप एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे टेबल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, एक हमारे पास आ गया बेरियम सल्फेट। तो इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप टेबल बुक बाद में अगर देखना चाहें, तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो इनसॉलेबल होता है। ये सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ लिया ना आपने बेटा स्कूल में? यस। हाँ जी, तो आपको वहाँ पे पता ना, वहाँ पे टेबल है एक सॉलिबिलिटी वाला, पता है ना इतना? यस। हाँ जी, तो वहाँ से हम, ये बेरियम सल्फेट वहाँ पे एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम सल्फेट जो सा होता है ये आपका सॉलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो ऑप्शन डी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये अभी अगर आपको ये ज़्यादा नहीं क्लियर हो तो अभी परेशानी है, और अभी हमें चैप्टर पढ़ना है, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। 10 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट आयोडीन एटम्स एंड आयोडाइड इज करेक्ट? जी, एक है आयोडीन एटम और एक है आयोडाइड आइन।
They are both isotopes of iodine. They undergo the same chemical reactions. They have same number of protons and they have the same physical properties. आयोडाइड आइन जो है वो I माइनस है, ठीक है, और आयोडीन अब पता है आयोडीन है। अब इसमें आपने बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। C. कौन सा? C. ठीक है बेटा, बाकियों को क्लियर है ये? जैनब इफ्तिखार? यस सर। देखिए आइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा ना। इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते तो आयन बनता है, तो प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, यानी कि अगर आयोडीन हो या आयोडाइड आयन हो, दोनों के प्रोटॉन सेम रहेंगे, तो प्रोटॉन वाला ऑप्शन ठीक है। तो ये आ गया। आइसोटॉप्स दोनों नहीं हो सकते, आयोडीन एक आयोडाइड है तो ये ऑप्शन बिल्कुल आता है। दे अंडरगो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस कौन सेम देते हैं? जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। एक आयोडाइड आइन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है एक ज्यादा, तो इसके इलेक्ट्रॉन। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, दो एक आइन है और एक एटम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है। 11 पे द एलिमेंट क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स, दिस एंड दिस, ये हमें पता है, इनको अब आप याद भी कर लें तो अच्छी बात है। इन प्योर टेबल क्लोरीन इज शोन इज दिस, प्योर टेबल देखें तो 35.5 दिया हुआ है। विच रो शोज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन द सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन? जी, ये जरा क्वेश्चन मजेदार है, कर लेंगे ये। सर ये अबंडेंस और रिलेटिव एटॉमिक मास को करके होगा ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जो हमने वहाँ पे किया था, वो ये था ना कि आप मैथ्स को मल्टीप्लाई करते थे इनटू अबंडेंस, प्लस दूसरे की और डिवाइडेड बाय 100 करते थे, तो ये आपके पास आता था आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास। इधर उसने रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया 35.5, और वो कह रहा है कि इनकी अबंडेंसेस निकालनी है। मास गिवन है, एक का 35 है, इंटू आपका दूसरा अबंडेंस प्लस 37 इंटू उसकी अबंडेंस ओवर 100, तो आपने ये वैल्यू निकालनी है। जी कर लेंगे, सिंपल मैथ है। सर ये हो क्या रहा है? हम्म। सर ये हो क्या रहा है यहाँ पर? एक को एक्स ले लें और एक को 100 माइनस एक्स करके वैल्यू निकलेगी ये। देखें टोटल 100 है ना, टोटल 100 है, तो परसेंटेज में एक अगर आप एक्स लेंगे तो दूसरा 100 माइनस एक्स करके निकालते थे ना। बेटा समझ आइए कुछ? सर ये कैसे किया आपने? एक मिनट में बताता हूँ। एक इसका शॉर्टकट है, पहले वो देख लें। ये तो डिटेल वाला क्वेश्चन जरा अगर आ जाए थ्योरी में निकालने का। देखें इसमें सिंपल अगर आप देखें ना, पहले अगर आपको वो मैं समझाना चाहूँ तो वो ऐसे है कि देखें टोटल अबंडेंस होती है 100%। अब इसमें आइसोटॉप दो हैं, 35 है और 37 है। अगर एक को मैं
एक्स लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा, 100 - एक्स नहीं होगा। अगर आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें अबंडेंस की, तो एक जगह एक्स पुट करेंगे, एक जगह 100 - एक्स करेंगे। समझ आइए। यस ये सब समझ आई सर। हाँ, तो वो करेंगे तो वो आप डिटेल में करेंगे तो उसको आप करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये तो है लॉन्ग प्रोसीजर। अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से आप देख के बताना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। देखें, वैल्यू है 35.5। ये बताएं 35 के करीब है, 37 के करीब है? 35। 35 के। इसका मतलब है कि 35 की अबंडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 37। ऐसी है ना? जी। अच्छा देखें, अगर यहाँ पे आंसर होता क्लोरीन का, वो कहते कि क्लोरीन निकलता 36 मैस, तो 36 का मतलब क्या था कि देखें, एक क्लोरीन है 35, एक है क्लोरीन 37। अगर ये पीरियोडिक टेबल में ये वैल्यू होती 36, तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये भी 50% है और ये भी 50% है। जी बेटा, जी। ये बात क्लियर है ना? तो 50 यस। 50% होंगे तो 36 आंसर आएगा। अब आंसर है 35.5। इसका क्या मतलब है कि आपका जो क्लोरीन वाला है आइसोटॉप, इसकी परसेंटेज 50 से अबव है। ऐसे ही है ना? यस। अब 50 से अबव, इसमें से मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन बनता है? डी। डी 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 ना? यस। हाँ जी, तो ऑप्शन डी है इसका। 75% ये वाला है आइसोटॉप, और 37 आपका 25 है। जी क्लियर है बेटा ये एमसीक्यू? यस सर। दोनों प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। वैसे ये डायरेक्ट है, आप इसको देख के निकाल सकते हैं। जी। 12 व्हाट इज द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द आइसोटॉप यूरेनियम? जी ये तो आसान है, बताएं। ऑप्शन बताएं इसका आंसर। 235। ठीक है, ये तो देख के पता चल जाएगा। फिर है चेंजेस ऑफ स्टेट अकर्स बिटवीन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हमने देखा है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। विच चेंजेस आर अकरिंग एट पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर एंड एस? जी चेंजेस बताएं बेटा जल्दी से, कौन सा गैस टू ऑप्शन? लिक्विड कंडेंसिंग, ठीक लिक्विड है। टू सॉलिड होता है फ्रीजिंग। तो ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर है आपके पास अ सॉलिड सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क। ठीक है, अब ये देखिए, आपने देख के इसको जज कर लेना, ये आपकी हीटिंग से आएगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज होगी, यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगी, इधर आपकी आ, बाकी टेम्परेचर राइज कर रहा है। वो कह रहे थे फ्लास्क इज जेंटली heated and temperature of substance is recorded at regular intervals. The diagram shows a graph of temperature against time for this experiment. At which point does the flask contain both solid and liquid? जी, सॉलिड एंड लिक्विड कहाँ पे होगा? डी। हाँ जी, बी ठीक हो गया। नहीं, ये पॉइंट है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, सी पे तो वो बन जाएगा ना लिक्विड। सही है। फिर 15 पे a crystal of solid sodium chloride is dropped into beaker of water and the crystal dissolves. There are four stages in this process. The water molecules collide with the ions in the crystal lattice. The ionic bonds in the crystal break. The ions move randomly in all directions until they evenly spread throughout the solution. The ions continue to move randomly in all directions but remain evenly spread throughout the solution. At which stage is diffusion occurring? जी, कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है? थ्री। कौन सा ऑप्शन? थ्री ओनली। जी सही है। देखें, यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो वो लैटिस का ब्रेक होगा, यहाँ पे कोई आपकी डिवीजन नहीं होनी। आयनिक बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे भी डिवीजन कोई नहीं होती। जहाँ पे रैंडम मूवमेंट आएगी और वो इवन स्प्रेड होगा, सिर्फ वहाँ पे डिवीजन होगी। तो ऑप्शन थ्री सिर्फ जो होता है, तो ये सी आएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट? जी, आइसोटॉप्स क्या हम क्या पढ़ते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन बनता है? सी।
इज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। अब पता है कि प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। इन विच चेंजेस डू द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। जी, एक दूसरे से ज्यादा दूर कहाँ जाएंगे? अ गैस इज हीटेड एट 0 to 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टीम कंडेंसेस टू, स्टीम है इसको कंडेंस करें तो वाटर बन रहा है, वाटर इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप, कौन सा? बी। जी बी, बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा दूर होंगे, बिल्कुल ठीक है। द लेटर्स एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट डिफरेंट एटम्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी, एक्स एक आपके पास है, वाई है, जेड है, ये डिफरेंट एटम्स हैं। और एक्स एंड वाई आर सेम एलिमेंट, एक्स और वाई सेम एलिमेंट हैं, एक्स एंड जी आर सेम एलिमेंट, एक्स हैज मोर प्रोटॉन्स देन वाई, ये तो गलत है, सिंपल। एक्स जेड हैज मोर न्यूट्रॉन्स, ये तो निकालना पड़ेगा। जी, ऑप्शन बताएं कौन सा इसमें लग रहा है। सर ए और डी में लग रहा है। हाँ जी, ए देखें, ए ज्यादा लग रहा है सही, डी तो निकालना पड़ेगा। ए देखें, वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट क्यों है? बिकॉज उन दोनों के प्रोटॉन सेम है, ठीक है, तो जी, सेम। प्रोटॉन नंबर से। हाँ, प्रोटॉन नंबर सेम है, हो सकता है ये आइसोटॉप्स हो एक दूसरे के, ठीक है, तो क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, तो आइसोटॉप्स क्योंकि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला एमसीक्यू है ये। अच्छा, ये कह रहा है कि डाटा अबाउट टू कंपाउंड्स इज गिवन, बोथ कंपाउंड्स हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है और PCl3 है, फॉस्फोरस क्लोराइड। Two bottles are placed close together inside large container at a temperature of 90 degrees Celsius. One bottle contains 1 gram of this and other bottle contains 1 gram of this. A detector is placed in a container 2 meter away from two bottles. The two bottles are opened at the same time. Which row is correct? Compound that reaches detector first. Explanation जी, ये तो आसान है, डिफ्यूजन। इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो कैलकुलेट करके बताएं कौन सा फर्स्ट जल्दी मूव करेगी, और फिर आपको समझ आ सर जाएगी। मैथ्स नंबर के बेसिस पे ना। हाँ जी, मैथ बेसिस पे। सर 5 मिनट में करके दिखाता हूँ। हाँ जी, करेंगे। बी ऑप्शन होगा सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये वैसे आपको चने कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये आपको देख के समझ आना चाहिए, क्योंकि देखें PCl3 में
3 क्लोरीन है। तो ये जब 3 मल्टीप्लाई होगा इंटू 35.5, तो ये तो वैल्यू बहुत, और फॉस्फोरस का भी मैथ ज़्यादा है। तो ये तो वैसे ही पता चल जाना था कि PCl3 हैवियर है। और H2S में हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो ये 34-35 करीब आना था मैथ। तो ऑप्शन बी बनेगा, बिकॉज H2S हैज लोअर मॉलिक्यूलर वेट देन PCl। ठीक है बेटा, फिर बाकी भी लीव करिए। तो